लास्ट क्लास में हम देखा था कि लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे। लोकसभा में इलेक्शन जो है वो फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम से होगा और राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो आपके एसटीवी सिस्टम से होगा। ये सिस्टम जो है ये इनडायरेक्ट तरीका है जिसमें हम वोट नहीं करते हैं बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी कि एमएलएस जो है वो वोट करते हैं। तो ये मेथड हुआ आपका इनडायरेक्ट मेथड। जबकि लोकसभा इलेक्शन फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में क्या होगा कि डायरेक्टली पब्लिक जो है वो वोट करती है, इसलिए हम कहेंगे इसे डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन ऐसे होता है। तो अब ये कि इनके बेसिस पे जो एरिया है उसका डिवीज़न कैसे होता है वो जानने से पहले अपन थोड़ा सा ये समझ ले कि लोकसभा इलेक्शन में हमने एफपीटीपी सिस्टम अपनाया और राज्यसभा में हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला मेथड अपनाया। क्यों हमने इनडायरेक्ट वाला मेथड लोकसभा के इलेक्शन में क्यों नहीं फॉलो किया? तो इसका रीज़न यही है कि ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम लोग वोट करते हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड है। पहला क्या है इसमें? मेजॉरिटी विंस। जिसको जितने ज़्यादा वोट मिले वो व्यक्ति जो है वो जीत जाएगा। तो ये वाला मेथड पहला आसान है, ठीक है, लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसान है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। और ये वाला सिस्टम जो है ये खर्चीला भी कम है, सस्ता सिस्टम है, आप ये समझ लो। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तामझाम है वो इस सिस्टम के अंदर नहीं है। जबकि इस सिस्टम में क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जटिल। ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो लोगों को समझाने में और समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने क्या किया कि ये वाला सिस्टम जहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक इन्वॉल्व है, हमने ये सिस्टम जो है लोकसभा वाले इलेक्शन में हमने इस मेथड को फॉलो नहीं किया। क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे देश में सभी तरह की जनता रहती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी और बिल्कुल ही अनपढ़, है ना। तो उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी है कि जिसको जितने वोट मिले वो पर्सन जो है वो जीत जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। और दूसरा ये मेथड कॉस्टली भी है। राज्यसभा इलेक्शन के अंदर जो प्रोसेस हमने अपनाया है वो एक तरह से कॉस्टली भी है। तो हम इसी वजह से हमने इस वाले मेथड को लोकसभा में लागू नहीं किया, ठीक। अब ये कि इलेक्शन करना है तो हमने पढ़ा 550 सीट है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखो तो 545 सीट्स रन करती है। तो 545 सीट, जब भी मैं बोलूँ सीट का मतलब व्यक्ति का मतलब सीट, 545 सीट का मतलब 545 मेंबर बैठे हुए। तो अब ये कि हर एरिया से चुन के आएंगे लोग, ठीक है, हर एरिया से चुन के आएंगे। तो अब इतने बड़े देश में इतने जो ये मेंबर है वो कैसे आएंगे? कितना एरिया होना चाहिए, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। हम क्षेत्र को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अब ये डिवीजन कैसे होता है? तो संविधान के अंदर ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि जब भी जनगणना होती है, जनगणना कितने टाइम में होती है? नहीं, ठीक है, जब भी 10-10 साल के गैप में जनगणना जो है वो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। तो हर जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग बनाया गया है और वो क्या करेगा? हर जनसंख्या जनगणना के बाद में क्या करेगा? जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन करेगा, ठीक है। ये ऐसा संविधान में दिया हुआ है कि आफ्टर एवरी पॉपुलेशन काउंटिंग प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा? क्षेत्रों का विभाजन होगा। किसके आधार पर?
जनसंख्या के आधार पर, जितनी जनसंख्या उस आधार पर हम क्या करेंगे, पूरे देश को जो है वो लोकसभा सीट के आधार पर हम क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड करेंगे। ये संविधान में दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हमेशा जब जब भी जनगणना हुई है तब तब परिसीमन आयोग नहीं बना है और तब तब सीटों का वितरण डिवीजन जो है वो नहीं किया गया है। तो अब ये कि कब कब किया गया है, प्रोविज़न क्या है कि जब जब भी काउंटिंग होगी तब तब क्या होगा, डिवीज़न होगा और उसके आधार पर सीटें कभी कम हुई, कम भी हो सकती है और सीट्स को क्या हो कभी बढ़ा भी सकते हैं। मान लो जनसंख्या बढ़ गई तो सीट्स बढ़ जानी चाहिए, मान लो जनसंख्या कम हो गई तो सीट क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको प्रैक्टिकली जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। असल प्रोविज़न तो यही है, ठीक है। और ये निर्वाचन क्षेत्र डिवीजन करने का काम कौन करता है, परिसीमन आयोग। इसका यही काम है कि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र को बांटना, इंग्लिश में डिलिमिटेशन कमीशन। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटते रहे तो संसद में जगह ही नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए है ना। तो प्रैक्टिकली जो ये रूल है, ये जो प्रोविज़न है, इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि कब कब परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको गठित किया गया। तो आप ईयर लिख लो। सबसे पहले 1972, ठीक है। फिर नहीं, उससे पहले भी है 62, 52, उसके बाद साल 2000 में, ठीक है। 4 बार ही जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जनगणना में, हाँ, इन सब में ये सारे वही ईयर है जब जनगणना हुई है और 4 बार ही डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया गया। जनगणना तो हुई है, लेकिन परिसीमन आयोग ने जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का डिवीजन नहीं किया है। लास्ट जो हुई है बस यहीं तक हुई है, 4 बार ही ये बना है। 4 बार ही जनगणना के साथ डिवीजन। हाँ, तो उसमें जो 1971 में जनगणना हुई उसके आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन ने सीट का डिवीजन किया है, सीट वितरण की है, ठीक है। 71 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई और 72 में डिलिमिटेशन कमीशन बना। तो 71 लास्ट जो जनगणना 71 वाला, अभी आप ये मत समझना कि लास्ट जनगणना 71 हुई, 2011 तक भी हुई है, ठीक है। अभी पेंडिंग है, अभी कोविड की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गई, ठीक है। तो विभाजन जो है, सीटों का जो विभाजन है वो 71 की जनसंख्या के आधार पर वितरण उसका किया हुआ है। और इसे कब तक के लिए रोक दिया गया था, 42nd अमेंडमेंट से किस वर्ष तक इसे के लिए इसे रोक दिया गया, 42nd अमेंडमेंट से इसे कब तक के लिए स्टॉप कर दिया, मतलब कब तक इतनी ही सीटें रहेगी। नहीं, उसके वो तो बाद में 2024 भी नहीं, 2026 है वो, लेकिन वो इसके बाद वाला अमेंडमेंट है। इससे पहले 42वें संशोधन में कब तक के लिए सीटों को जो है स्थिर कर दिया गया था कि इतने वर्ष तक सीटें इतनी ही रहेगी, नहीं बढ़ेगी बार बार। 42nd अमेंडमेंट से वर्ष 2000 तक, यानी कि 71 में जनगणना हुई और उसके बाद ये बोला कि 42nd अमेंडमेंट से कि वर्ष 2000 तक जो है ये सीटों का जो विभाजन है ये स्थिर रहेगा। यानी कि 71 में जितनी सीटें बनाई है ना, कितनी सीटें बनाई, 550,
तो ये इतने की इतनी सीटें रहेगी कब तक? वर्ष 2000 तक, 2000 तक। ये बताया कि 2000 तक इतनी ही सीटें रहेगी। इसके बाद हम फिर से जनसंख्या के आधार पर जो नई जनगणना होगी उसके आधार पर हम सीटों को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये क्या था? फर्स्ट बार 42nd अमेंडमेंट से। लेकिन उसके बाद फिर से 84th अमेंडमेंट से फिर से इन सीटों को स्थिर कर दिया गया। कब तक के लिए? वर्ष 2026 तक। तो अभी ये जो सीट्स चल रही है 550, 545, ये आपकी 2026 तक रहेगी। भले ही अभी नई जनगणना भी होगी, लेकिन उसके बेसिस पे नई सीट जो है वो नहीं बढ़ेगी। 2026 के बाद ही जो है वो सीटों को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, सीटों को नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसके बाद भी देखना, अगर उसे लगा तो अमेंडमेंट करके फिर वो स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर लगेगा, लेकिन अभी इस पर बात चल रही है। अब ये काफ़ी टाइम से इतनी ही सीटें हैं, अब सीटों में इसमें फिर से डिवीज़न होगा। तो इसमें लिख लो, ठीक है, इसमें ईयर लिख लो 84th अमेंडमेंट का 2001। देखो 2000 तक इन्होंने स्थिर किया था, बात कही कि 2000 के बाद इसे बढ़ाएंगे। जैसे साल 2000 आया, 2001 में फिर से संशोधन करके 2026 तक जो है वो सीटों को क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, रोक दिया कि 2026 तक इतनी ही सीट रहेगी, इससे ज़्यादा सीटें जो है वो अभी नहीं बढ़ेगी। ये प्रोविज़न क्या है? तो हर इलेक्शन के बाद, हर काउंटिंग के बाद सीटों में डिवीज़न होगा, नई सीटें जोड़ी जाएगी, हटाई जाएगी। ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि क्या संविधान के अंदर ये प्रावधान है, तो हाँ, संविधान के अंदर ये प्रावधान है, लेकिन वास्तविक में इस प्रैक्टिस को हमने फॉलो नहीं किया है। ठीक, क्यों फॉलो नहीं किया है? तो ऐसे लिख देना है। क्यों फॉलो नहीं किया है तो ये लिखेंगे ना क्या लिखेंगे? कि अगर हम इस प्रावधान को फॉलो करते हैं तो राज्यसभा में सीटों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। राज्यसभा में क्यों? लोकसभा में भी। संसद में सीटों की सभा, हाँ, क्योंकि ऐसे तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हर जब भी गणना होती है पहले से ज़्यादा ही होती है। एक्चुअली ये जो मेजर किया है ना, ये फुल स्टॉप लगाया ना कि इतनी सीटों तक 2026 तक, ये एक्चुअली जनसंख्या को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि हम सीटों को इतनी ही रखेंगे। जिससे क्या हो रहा है कि अगर मान लो हर जनसंख्या के बाद अगर सीटों को बढ़ाते जाएं, देखो जनसंख्या का बढ़ना हमारे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हर बात की प्रॉब्लम की जड़ जो आके अटक जाती है वो आ जाती है पॉपुलेशन पे। कोई से भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोविड था, तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे, पैसा नहीं था, लेकिन पॉपुलेशन ही इतनी है कि हमारा सरकार का हाथ कहाँ कहाँ तक पहुँचे। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम छूट ही जाती है, कोई ना कोई वर्ग, कोई ना कोई लोग छूट ही जाते हैं। तो हम अलग अलग तरीके के क्या करते हैं, उपाय करते रहते हैं संसद में, नीतियों के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू। तो ये भी एक उनमें से एक उपाय था कि हम क्या करेंगे, 2026 तक हमने क्या कर दिया, सीट को रोक दिया। इससे क्या होगा कि रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पर एक जागरूकता आएगी कि अगर जनसंख्या भले ही बढ़ती जा रही, लेकिन क्या हमें तो प्रतिनिधित्व करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जनसंख्या को नहीं बढ़ाना है। ये क्षेत्रीय लेवल पे एक मैसेज जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब क्योंकि जो प्रैक्टिकल डिमांड है कि भाई सीट को बढ़ाना चाहिए, तो अब इसके अंदर क्या बात चल रही है, तो हो सकता है 2026 में इसको लेकर अमेंडमेंट आए और सीट का जो है वो डिवीज़न हो। ठीक, तो ये कि सीटों को बांटता कौन है, डिलिमिटेशन कमीशन बांटता है। अब ये कि हमने कहा कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का वितरण होता है, निर्वाचन क्षेत्र का वितरण होता है। तो अब वो क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे मान लो राज्य है, ठीक है, तो अब एक राज्य है, अब इतने बड़ा राज्य है, तो उसमें से भी तो हम अलग अलग लोकसभा सीटें बनाएंगे। लोकसभा सीट का मतलब लोकसभा क्षेत्र मानो, लोकसभा वहाँ से एक पर्सन मानो, ठीक है। तो अब एरिया को बांट रहे,
तो ऐसा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मिनिमम 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। मिनिमम 10 लाख जनता जो है हर निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए, किसी एक लोकसभा क्षेत्र में। मान लो किसी एक लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख से कम लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, ये इससे पहले भी आपको हिंट दिया था कि दूसरे एरिया को हम क्या करते हैं, उसमें मर्ज करते हैं। मान लीजिए 9 लाख ही है, तो हम कुछ क्षेत्र को दूसरे वाले एरिया से मर्ज करेंगे इस तरह से कि जो 1 लाख की कमी है वो इस पास वाले एरिया से पूरी हो जाए। तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ए लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि एक राज्य है, हर राज्य में क्या होगा, इस तरह से क्या करते हैं, हम क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है, समानता लेके आना, रेशो में अनुपातिक रूप से दो अलग अलग एरिया को समान लाना। वही वाली बात जो एमएलए और एमपी के साथ थी वोटिंग वैल्यू निकालते हुए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि अगर हम सीधे सीधे वोट करने भेजेंगे एमपी और एमएलए को, तो जस्ट बिकॉज एमएलए नंबर में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, तो वो उनके द्वारा जो वोट दिया है वो पर्सन जो है वो जीत जाएगा। तो ये क्या हुआ कि आंकड़ों के आधार पर भेदभाव हो गया। तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि ए लोकसभा क्षेत्र में जनसंख्या कम हो, मान लो 5 है, और पास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या हो सकता है वहाँ पे 15 लाख हो। तो ये तो क्या हुआ कि जनसंख्या के आधार पर विभाजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बराबर इक्वल लेवल हमें लेके आना है। ये राज्य के अंदर 2 लोकसभा क्षेत्र के बीच में भी समानता लाना है और राज्य के बीच में भी समानता लाना है। इंटर इक्वालिटी भी लानी है और इंट्रा इक्वालिटी भी लानी है, कि किसी एक राज्य के 2 राज्यों के बीच भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए और राज्य के अंदर भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। अगर किसी भी क्षेत्र की 10 लाख से कम है तो हम क्या करते हैं, पास वाले क्षेत्र के कुछ एरिया को हम मर्ज कर देंगे और फिर जब वोट गिरेगा तो टोटल वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वो वोट करेंगे। और इसीलिए बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ रहते हैं पर हमको वो लगता ही है। हाँ, क्या समझ जवाब ये वो क्या हुआ, वितरण कर रखा है जनसंख्या के आधार पर। कम ज़्यादा है तो चलो आप हमारे एरिया में आ जाओ, और फिर जो व्यक्ति जीता जाएगा तो वो हमारे आपकी नहीं होगा, वो हम सबका प्रतिनिधि होगा, हम सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम बोलते हैं जैसे हमारे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र, तो उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव आते हैं, वो जितने भी ब्लॉक आते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। यानी कि उनका जो प्रतिनिधि होगा, एमएलए होगा, वो उन सबको रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पर, हाउस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जनसंख्या के आधार पर हमने क्या किया है, क्षेत्रों का विभाजन किया है, एक समानता, एक रूपता लाने के लिए। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्रों का विभाजन, उनके लिए सीटों का आरक्षण, आरक्षित सीटें, जैसे हम बोलते हैं उदयपुर जो है वो क्या है, रिजर्व्ड सीट है। यहाँ से जो भी एमएलए होगा वो क्या होगा, रिजर्व्ड कैटेगरी से, जैसे कोई भी जनरल नहीं बन सकता, उसको हमने दे रखा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एससी और एसटी, ठीक है, इनको जो भी लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, हमने इनको क्या कर रखा, इनके लिए कुछ लोकसभा क्षेत्रों को क्या किया है, आरक्षित कर रखा है। अब ये जो आरक्षण है वो किसी धर्म के आधार पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है।
ये जो इनको क्षेत्रीय आरक्षण जो मिला है वो धर्म के आधार पर नहीं मिला है, वो उन्हें जनसंख्या के आधार पर मिला है। कि अगर किसी क्षेत्र में मान लो एससी या एसटी बहुत ज़्यादा है तो हम मानेंगे कि ये क्या है, एक ट्राइबल एरिया है ना, और वहाँ का जो एमएलए होगा वो इसी कम्युनिटी से होना चाहिए। ठीक, जैसे उदयपुर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल एरिया उदयपुर, तो इसलिए हमारे यहाँ का कौन है, मीणा है, अर्जुन लाल मीणा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर रखा है कि एक टीएसपी एरिया हम बोलते हैं। टीएसपी एरिया आपने अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरो, टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, ट्राइबल सब प्लान होता है। तो इसमें क्या कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये कितने ज़्यादा संख्या में है, अगर मान लो 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से आप मान के चलो अगर 70% आदिवासी है तो हम मान के चलेंगे कि उस क्षेत्र में जो सीट है वो आदिवासी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो सीट्स होगी, सीट का मतलब क्या कि यहाँ से जो एमएलए बन के जाएगा वो एसटी ही होगा, कोई जनरल जो है जनरल कैटेगरी से खड़ा नहीं हो सकता। ये हमने इनको एक एडवांटेज जो है वो हमने दिया है। अब आप बोलोगे कि अगर हमने क्षेत्र को आवंटित किया हुआ है, रिजर्व्ड किया हुआ है एसटी के लिए, तो क्या वोट भी सिर्फ एसटी वाले ही देंगे? नहीं, हमने क्या बोला, क्षेत्रीय आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, ये एसटी कम्युनिटी से है, ठीक है, और ये पूरे उदयपुर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पूरे उदयपुर को, हमारे यहाँ के एमएलए है अर्जुन लाल मीणा, सांसद है हमारे यहाँ से, एमएलए नहीं एमपी, सॉरी, उदयपुर। तो अब उदयपुर में सिर्फ एसटी ही तो नहीं रहते ना, एसटी भी रहते हैं, एससी भी रहते हैं, जनरल वर्ग वाले भी रहते हैं, ओबीसी भी रहते हैं, सभी तरह के लोग जो है वो रहते हैं। तो कैंडिडेट को खड़ा होने का हक सिर्फ किसको है, एसटी कैटेगरी को, लेकिन उसे वोट सभी दे सकते हैं। इसमें ये भेदभाव नहीं है कि एसटी को एसटी ही वोट देंगे, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट कंफ्यूज करते हैं कि अगर कोई एरिया ट्राइबल एरिया रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो क्या उनको वोट करने का अधिकार भी सिर्फ उसी वर्ग के लोगों को है? नहीं, हम जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं हम सभी उनको वोट करेंगे, या तो उनके पक्ष में वोट डालेंगे या उनके विपक्ष में वोट डालेंगे। वोट हम सभी जो है वो करते हैं। तो ये जो आवंटन है क्षेत्रीय, ये आपके जनसंख्या के आधार पर है, धर्म के आधार पर नहीं है। किस एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है उस आधार पर हमने क्या कर रखा है, जो है वो सीट हमने प्रदान कर रखी है। ठीक, कितनी सीटें हैं हमारे यहाँ से, राजस्थान से, हाँ, ये अपने स्टेट का तो याद होना चाहिए, सबका हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट कि मेंबरशिप, लोकसभा और राज्यसभा मेंबर बनने योग्य कौन कौन होता है। वैसे उस दिन थोड़ा सा आपको बताया था, आज फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेंगे कि कौन जो है वो योग्य है राज्यसभा का सदस्य बनने या लोकसभा का सदस्य बनने। जब भी मैं बोल रही हूँ कि सदस्य बनने, मेरा मतलब है मेंबर से, मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से। कंफ्यूज नहीं होना है कि मेंबर कौन है या एमपी कौन है। मेंबर मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब भी वो जीत के जाएंगे तो वो कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। तो अब ये की एलिजिबिलिटी, पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर लोकसभा में इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 25 वर्ष।
लेकिन अगर राज्यसभा में लड़ रहे हो तो आपकी उम्र कितना होना चाहिए? 35। हाँ 25 तो लोकसभा में, हाँ। राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक। ये 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो चाहिए ही चाहिए। संसद के सदस्य। हाँ। मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में इतने सारे मेंबर हैं, उन सब का एक अध्यक्ष भी होता है जो लोकसभा की सारी मीटिंग्स को लीड करता है, सारे बिल्स आते हैं वो प्रोसेस वगैरह देखता है। तो जो लीडर होता है उसे हम कहते हैं स्पीकर, है ना। वो क्या करता है, वो रूलिंग पार्टी से ही होता है, लेकिन जैसे अभी कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला, है ना। तो उनका क्या काम होता है कि लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स है उनको सबको हैंडल करना। वो एक तरह से मुख्य मेन स्पोक्स पर्सन होते हैं, मुख्य प्रवक्ता होते हैं लोकसभा के। जैसे बजट पेश होता है, आपने अगर देखा हो टीवी में, जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखता है तो वो बोलता है स्पीकर मैडम, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। स्पीकर की एक कुर्सी लगी होती है हेड में, है ना। तो उनका क्या काम होता है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। स्पीकर भी एक लंबा चौड़ा है। तो अभी के लिए कि शपथ की बात करें तो इसलिए जाना है कि ये जितने भी सदस्य जो जीतते हैं, ठीक है, हमने कहा कि जब भी आप जीत के जाते हो तो आपको क्या लेनी होती है, ओथ लेनी होती है। तो हाउस के मेंबर की, लोकसभा के मेंबर्स को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का स्पीकर दिलाता है। और राज्यसभा के मेंबर को, वहाँ का अध्यक्ष कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। अब ये कि हमने देखा कि लोकसभा में इलेक्शन हुए, जीत गए मेंबर, पार्टी जीत गई, तो ये स्पीकर जो होता है ये भी रूलिंग पार्टी का ही होता है। तो अब आप बोलोगे कि इलेक्शन तो अभी हुए, तो शपथ और जो स्पीकर बनता है वो भी उन जीते हुए लोगों में से ही बनता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी जीते हुए लोगों में से बनता है, वैसे ही स्पीकर भी जीते हुए लोगों में से ही बनता है। तो जब वो भी बाद में ही जीत के स्पीकर बनता है, तो जो मेंबर जीत के आए हैं उनको शपथ कैसे वो दिला सकता है? तो उस टाइम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्शन हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पुरानी वाली जो लोकसभा है वो भंग हुई, ठीक है, लेकिन उसका जो स्पीकर होता है पुरानी वाली लोकसभा का, वो कब तक बैठा रहता है? जब तक नई लोकसभा चुन के हाउस में नहीं आ जाती है। जो मेंबर है वो तो पद से हट जाएंगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन स्पीकर जो होता है वो कब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है? जब तक नए इलेक्शन हो नहीं जाते और वो सारे लोग जो है जीते हुए लोग वो हाउस के अंदर क्या आ नहीं जाते। जैसे ही नई लोकसभा का गठन हो जाता है, ठीक है, उसके तुरंत पहले वो क्या करता है? अपने पोस्ट को छोड़ता है, ठीक है। नई लोकसभा आई, नए लोग आए, अब वापस ये डाउट कि नए लोग आ गए, पुराने वाले ने भी छोड़ दी, तो नए वाले में से जो मेंबर है, नए वाले में से जो मेंबर है उन्हीं में से स्पीकर बनेगा। लेकिन तब तक के लिए उनको शपथ कौन दिलाएगा? भाई अभी तो आप जीत के आए हो, तो आप में से प्राइम मिनिस्टर भी बनना बाकी है, स्पीकर बनना भी बाकी है, मंत्री बनने भी आप बाकी हो, अभी आप सिर्फ क्या हो? मेंबर बन के आए हो। तो सिर्फ उस टाइम के लिए आपको शपथ कौन दिलाएगा? और उस टाइम के लिए टेम्पररी रूप से हाउस को लीड कौन करेगा? तो सिर्फ उतने अंतराल के लिए क्या होता है कि एक टेम्पररी स्पीकर जो है वो बैठता है, ठीक है, और वो क्या करता है? शपथ दिलाता है इन मेंबर्स को। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंबर्स को शपथ कौन दिलाता है? स्पीकर दिलाता है, ठीक है। वो टेम्पररी स्पीकर होता है
जैसे ही नया स्पीकर बन जाता है तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है और नया वाला फाइनल रूप से क्या करता है, पोस्ट को होल्ड करता है। ठीक है। और ये जो टेम्पररी स्पीकर होता है ये प्रेसिडेंट द्वारा चुना हुआ होता है, प्रेसिडेंट द्वारा, कि आप कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या, 1-2 मीटिंग्स के लिए ओथ दिलाना है। जैसे ही नया स्पीकर बन गया वो अपना पोस्ट जो है वो छोड़ देगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सारे जो मेंबर हैं, ये सारे जो मेंबर हैं, इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इन्हीं में से स्पीकर बनते हैं, इन्हीं में से डिप्टी स्पीकर बनेंगे। ठीक है, इन्हीं में से वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सब बनते हैं। तो अब आपको ध्यान रखनी है कि आप मेंबर हो, मेंबर होने के नाते आपने शपथ ले ली। अब मान लो हो सकता है उनमें से कोई पर्सन स्पीकर का पद ग्रहण करे, तो स्पीकर के पद के लिए उसको अलग से शपथ लेने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ती, उसने बतौर मेंबर के रूप में शपथ ले ली है। ठीक है, स्पीकर के तौर पे उसको जो है वो अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का पोस्ट जब जब भी खाली रहता है तब तब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो है वो पद संभालता है। तो वो क्या टेम्पररी रूप के लिए संभाल रहा है। तो अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर टेम्पररी रूप से काम कर रहा है तो उस समय उपराष्ट्रपति को भी अलग से शपथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते शपथ पहले से ले रखी है। तो ठीक इसी तरह से है कि स्पीकर को भी अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेंबर होने के नाते उसने शपथ पहले से ले रखी है। ठीक है, ये आप लिखते जाओ साथ साथ में। मेंबर होने के नाते तो सबने शपथ ली, हाँ। और जो बड़ी पोस्ट है उनको दोबारा शपथ लेनी। हाँ, मेंबर होने के नाते तो सबने शपथ ली। लोकसभा के मेंबर में उसने मोदी भी आ गया संभाले, जब तक उसको कर डाली तो शपथ ले लिया। ठीक है, सबने। पर जो बड़े होते हैं जैसे प्रधानमंत्री है ना, उसको तो शपथ दोबारा लेनी पड़ेगी। नहीं, उन्हीं में से चुना जाएगा व्यक्ति, तो वो उसको प्रधानमंत्री हेतु शपथ दिलाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री हेतु तो लेनी पड़ेगी ना शपथ। प्रधानमंत्री के लिए तो लेनी पड़ेगी ना, वो तो बड़ी पोस्ट है। दोबारा नहीं होती, आप कंफ्यूज मत हो। प्राइम मिनिस्टर अलग चीज़ है कि भाई ये हम लोग जीत गए हैं और हमारे यहाँ का जो नेता है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, फिर उसको प्राइम मिनिस्टर के नाते वो लेता है, वो दो बार शपथ नहीं लेता है, नहीं। ठीक है, अब जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन का टाइमिंग और लोकसभा के इलेक्शन का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होता है। ज़रूरी नहीं कि जब लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा होता है। अब आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट भी इन्हीं लोगों में से बनता है, तो उस समय तो वो किसी न किसी हाउस का मेंबर होता है। तो लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसको वैसे ही हाउस की मेंबरशिप जो है जिस भी पोस्ट पे उसको वो छोड़ना पड़ता है। तो उस समय वो क्या है, सिर्फ एक ही पोस्ट होल्ड करता है प्रेसिडेंट, और उसकी शपथ वो लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, वो कोई भी हो, है ना, मैं लोकसभा राज्यसभा को, उनको लगता है कि ये भी एक्सपीरियंस है, अच्छा इसको नॉलेज है, जो भी उसके आधार पे हाँ। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ एलिजिबिलिटी। अब ये कि मेंबरशिप किन किन परिस्थितियों में जो है वो आपसे ले ली जाती है, कि कब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाए जाओगे। यानी कि रिमूव करने की कंडीशन, रिमूव करने की कंडीशन, रिमूव यानी कि कब किन किन परिस्थितियों में आप संसद के मेंबर नहीं कहलाए जाओगे। तो इसके अंदर दो तरह की क्लासिफिकेशन है कि कुछ कंडीशन तो संविधान ने दी हुई है और कुछ कंडीशन जो है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, ये संसद ने एक, मैं लिखवाऊंगी, संसद ने एक कानून बना रखा है, उसके अंदर सब कुछ पार्टी, इलेक्शन, वोटिंग सिस्टम सबके बारे में बता रखा है। तो कुछ कंडीशंस तो संविधान में मेंशन है और कुछ कंडीशंस जो है वो उसके तहत है।
तो सबसे पहले हम संवैधानिक कंडीशन को देखेंगे। मैम रिमूव का क्या लिखना है? हटा दी। पद रिक्त होने की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन लिखो, अगर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है तब उस कंडीशन में उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, वो हाउस का मेंबर नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा, पद के रहते हुए। हाँ, अगर दूसरा कंडीशन कि मनोकृति विकृत है वो व्यक्ति, यानी कि दिमागी रूप से स्थिर नहीं है, ऐसा पद के व्यक्ति। रहते हुए ऐसा आचार करता है कि जो असभ्य है। हाँ, असभ्य नहीं बोलेंगे, आपका मेंटल स्टेटस नहीं है कि आप उस पोस्ट को होल्ड कर सको। होता ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, हम कहते हैं ना ये तो पागल हो गया है, पागल हो गया है, उनके हाव भाव कुछ इस तरह के एक्ट वो करने लग जाता है, तब कि भाई हम उसको मान सकते हैं कि दिमागी रूप से स्थिर नहीं है। तो हम दूसरा कि दिमागी रूप से अस्थिर व्यक्ति, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। देखो, अगर मान लो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट हो गया है, किसी बीमारी का रिएक्शन हो गया है, किसी भी रीजन से, कि भाई वो कंडीशन में नहीं है अब उस पद को संभालने के, ठीक है। थर्ड, अगर उस मेंबर ने अपनी इच्छा से हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी है और अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, ठीक। यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कंडीशन दी हुई है, ठीक। अब कुछ कंडीशन ऐसी है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा हुई है, वो कंडीशन लिखो। करूँ अब जो लिखा हुआ है वो क्या है? इसमें, कानून। इस कानून, इस एक्ट में वो कंडीशन है। हिंदी में लिखो इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। क्या क्या कंडीशन है? पहली, भ्रष्टाचार, करप्शन। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि अगर उसने किसी भी मुजरिम किसी भी जुर्म के आधार पर 2 साल का कारावास नहीं भोग रखा हो, अगर 2 साल का कारावास उसने भोग रखा है तो वो व्यक्ति जो है वो योग्य नहीं है कि इस कंडीशन में इसको हम नहीं रख सकते मेंबर, उसकी मेंबरशिप जो है वो खारिज होती है। ये वो वाली कंडीशन हमने इससे पहले देखा कि कौन बनने योग्य है, ये हम देख रहे हैं कौन बनने योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ये लिखा 2 साल की कारावास। तीसरा लिखो, देखो 2 साल की कारावास अगर उसने भोग रखी है तो वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, लेकिन तो मैम ये
यही तो हुआ करप्शन। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बंदी किया गया है ना, एहतियात के तहत अगर उसे बंद किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लड़ने से, मेंबर बनने से नहीं रोक सकते। ये हमने पढ़ा है पहले, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, बंदी, रोकना, शंका के आधार पर हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ डाउट के बेसिस पे हमने बंद किया है, तो उसको हम क्या सज़ा की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। वो क्या है, एक प्रिकॉशन। हमने सिर्फ की शंका कि हमें आप पे शंका है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, इसलिए हम आपको कुछ समय के लिए बंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से या मेंबर बनने से नहीं रोका जा सकता। ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। मैम ये रिमूव करने की शर्तें कारण ना। हाँ, तो उसमें ये एक्सेप्शन है, मैं बोल रही हूँ ना कि 2 साल का कारावास हो 2 साल के कारावास वाले व्यक्ति नहीं बन सकता। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उसे बंद किया गया है तो उसको के आधार पर। हाँ, तो उसको हम एलिजिबल मानेंगे। उसको हम नहीं मानेंगे कि वो नहीं लड़ सकता, मेंबर नहीं बन सकता, वो योग्य है मेंबर बनने के लिए। मैम तो ये जो कर लेते हैं अपराध, सिद्धू वगैरह है और भी लोग हैं, तो वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका कुछ हो जाता है, माफ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, इसलिए बन जाते हैं लोग। यही तो है हमारे यहाँ, यही तो करप्शन है बहुत बड़ा, कि अधिकांश जो हाउस के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो क्रिमिनल ही हैं, गुंडे ही हैं। ये एक ड्रॉबैक है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संसद के द्वारा बनाए गए एक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएंगे। लेकिन ये अपने पैसों का इस्तेमाल करके, अपने पावर पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं ना। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे अगर फैक्टर देखें तो ये फैक्टर दिखता है कि पैसा, कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है चुनाव प्रचार में। जिसके पास इतनी हैसियत है तो पॉलिटिकल पार्टी वाले उस व्यक्ति को जख मार के टिकट देते ही देते हैं, और वो लोग फाइनली जीतते भी हैं। जैसे अगर कोई किसी एरिया का गुंडा है तो जायज़ सी बात है उसके पास खूब पैसे होंगे, किडनैपिंग किया होगा, मर्डर किया होगा, खूब पैसा वसूला होगा लोगों से। अब पैसा है तो वो खर्च कर सकता है, 20 लाख 30 लाख जितने पैसे चाहो वो खर्च कर सकता है। आप हमारे जैसे लोग नहीं खर्च कर सकते। तो चुनाव में क्या होता है, प्रचार एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर माना जाता है कि आप जीतोगे या हारोगे। तो वास्तविक तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि पैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। हाँ, ये अगली कंडीशन लिखो। हाँ, अगली कंडीशन लिखो, वह निर्धारित समय के अंदर, हाँ, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। जैसे क्या होता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो, है ना, आप क्या चुनाव प्रचार करोगे तो प्रचार में कितना खर्च होता है, तो ये आपको ब्यौरा देना पड़ता है आगे। तो ये अगर आप खर्च का ब्यौरा आप नहीं दे पाते हो तो उस आधार पर भी आपको अयोग्य माना जा सकता है। ये क्या, ये सारे भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आ गए कि आपने हमसे हिडन रखा चुनावी खर्च, कहाँ से किया है, जीतने के लिए खर्चा कहाँ से? बिल्कुल, आपने जो खर्चा किया है क्या वो वाइट मनी है क्या ब्लैक मनी है, काला धन तो नहीं है। ये जांच करने के लिए कि आप बताओ कितना पैसा खर्च हुआ, कैसे कैसे किया। तो अगर आप असमर्थ हो गए, कौन मानता है? कौन मानता है मतलब इसका ब्यौरा किसे देते हैं, नामांकन कहाँ बढ़ते हैं, ये सारे कंडीशन जो है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन। कैग एक ऑडिटिंग अथॉरिटी है, वो लेखा जोखा को देखती है। ये सारे काम कौन हैंडल करता है, इलेक्शन कमीशन, चुनावी आयोग, है ना, उनके जगह जगह पर ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस। तो वहाँ पे नामांकन होता है तो वहीं पे आपको बताना होता है। तो अगर आप बताने में असफल हो तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें और भी है कि जब आप कोई पार्टी चेंज करते हो तब भी आपको हटाया जा सकता है, और उस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कौन आपको मेंबरशिप से हटाएगा, और अगर आप दल बदलते हो तो उस कंडीशन में आपको कौन रिमूव करेगा, ये सब कुछ अपन कल देखेंगे। कल इसके साथ में अपन स्पीकर, लोकसभा स्पीकर क्या होता है, उनके पावर क्या क्या हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, और राज्यसभा स्पीकर। मैम राज्यसभा पॉलिटी अलग से पढ़ा हुआ कि इसमें नहीं, अभी ये चलेगा, उसके अलग बाद से है पढ़- वो देखेंगे बीच में, ये जानना पहले ज़रूरी है।